जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है आपका मैथ और साइंस के प्रिपरेशन के लेकर के पेपर 2 के लिए, ठीक है ना। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे आप लोगों के व्हाट्सअप मैसेजेस थे कि सर हमारा जो है मैथ और साइंस की वजह से पेपर 2 क्लियर नहीं हो पा रहा है। और जब मैंने इसके रीज़न को जानने की कोशिश करी तो आपके सामने उस रीज़न को भी बताऊंगा और आप लोग क्या गलती करते आ रहे हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आगे आपको उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है उस पर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपकी बातों को हम यहाँ पे रखते हैं। अब ये वीडियो अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जो लोग पेपर दोबारा दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए आपके पेपर पास ना होने की वजह क्या है अगर आप पेपर दोबारा से दे रहे हैं। और आप ये गलती ना करें, जो लोग फ्रेशर हैं वो पहले ही इन चीज़ों से वाकिफ़ हो जाओ, ठीक है ना। जब मैंने आप लोगों से बीच में ये फीडबैक लेने के लिए क्वेश्चन रखा था कि पेपर 2, जब ये जानने की कोशिश किया कि पेपर 2 बहुत कम बच्चे पास क्यों कर पा रहे मैथ साइंस को, तो उसकी मेन वजह ये मिली थी कि सर हमें क्वेश्चंस आते भी हैं बहुत बार और हमारा टाइम कम पड़ जाता है, हम पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आई होप आप में से जो लोग पेपर दे के आए होंगे वो लोग भी इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि वाकई में आपको टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पे बात करूं टाइम कम पड़ने के पीछे की, जब मैंने वजह जानी, मैंने कई सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे, तो मुझे समझ में आया कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्वेश्चन को बहुत ही लीनियर वे में सॉल्व करते हैं। अगर आप लीनियर वे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 100% आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। आप एक एक क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा मिनट दे रहे हो, जबकि अगर आप हकीकत जानो कि सीटेट में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पास 150 ही मिनट होते हैं। और ऑफलाइन प्रोसेस में आपको पता है उसमें आपको बबल भी फिल करना है, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी उसी टाइम में पूरा करना है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 50 सेकंड ही पड़ते हैं एक क्वेश्चन को करने में। और अगर आप मैथ जैसे क्वेश्चंस को आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो 100% ये है कि आपका जो टाइम है वो कम पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने जब आप लोगों के सॉल्यूशंस देखे, क्वेश्चन करने के तरीकों को जज किया, तो मुझे एक चीज़ पता चला कि आप लोग आज भी बहुत पुराने तरीके से, जो कि क्लास 9th-10th में हम लोग पेपर जो रिटन फॉर्म में आता था लिखते थे उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेन वजह यही है आपका टाइम ज़्यादा लगने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, मैथ हो या साइंस हो, आपको मॉडर्न तरीके से, पहली बात तो इसके कंटेंट को मॉडर्न तरीके से पढ़ना है और मॉडर्न तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहला काम क्या करना है, अपने ऑप्शंस पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑप्शंस पे पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है कि ऑप्शन क्या पूछ रहा है। सबसे पहली चीज उसमें आपको ये नजर आना चाहिए 4 ऑप्शन में से कि कौन से 2 या 3 ऐसे ऑप्शन है जो कभी हो ही नहीं सकते। एटलीस्ट एक तो पकड़ पाओ कि ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये चीज़ें हो गई। और क्वेश्चंस को जब भी आप पढ़ो तो बहुत बारीकी से पढ़ो कि उसमें क्या चीज़ें पूछने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में पूछ रहा है या नेगेटिव वे में पूछ रहा है। अगर अगर आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में पूछ रहा है या क्वेश्चन को नेगेटिव वे में पूछ रहा है, तो तुरंत आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको उसमें से 2 ऐसे ऑप्शन होंगे जो उसके बिल्कुल विपरीत होंगे। क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव फॉर्म में होंगे, तो आपको वो 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली तुरंत एलिमिनेट कर देना है, ठीक है ना। और कभी भी पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। जो लोग अपने साथ पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, पिछला सीटेड जो जुलाई वाला मैंने आप लोगों को दिलवाया था, या आप खुद मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अभी जो 2024 का 7 जुलाई का पेपर आया था, मैंने उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को कराया है। खुद जा करके देखिए क्या आज तक आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। मेरे क्वेश्चन करने का जो तरीका है, अगर आप लोग देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में जब मैं समझाता हूं तब मैं मैक्सिमम 50 सेकंड लेता हूं। मैं अगर खुद केवल सॉल्व करूं तो वो आपसे 10 से 15 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी टिप्स और ट्रिक्स को आपको सीखना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि पढ़ना कैसे है।
अब ये क्वेश्चन करने का तो मॉडर्न तरीका आपको पता हो गया कि ऑप्शन का बहुत ज़्यादा 90% आपको अपने ऑप्शन से हेल्प लेना है, ठीक है। दूसरा कि अपने कंटेंट को मॉडर्न तरीके से कैसे पढ़ना है वो हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ाई तो दिन रात कर रहे हैं और टॉपिक पे टॉपिक बुक्स पे बुक्स पढ़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उतने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्यों? उसके पीछे भी वजह है कि आप लोग कुछ चीज़ें फिजूल का पढ़ रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ना होता है, और उतना ही देखो क्या होता है कि चलो अच्छा उस टॉपिक पे मैं बात पे बात करूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें या कैसे पढ़ें, जो पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है उस पर मेन बात होनी चाहिए, ठीक है। अगर देखो पेपर 2 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर मैं बुक की बात करता हूं तो केवल और केवल आपको एनसीईआरटी का कंटेंट फॉलो करना है। किसका? एनसीईआरटी का प्लस पीवाईक्यूज। दो चीजें एकदम दिमाग में छाप लीजिए, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। अभी से अगर आप तैयारी करते हो तो आपके पास 2 मंथ का टाइम है। 2 महीना बहुत टाइम होता है। लास्ट में आकर के बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दो। आज से अगर आप तैयारी करोगे ना तो सारा इंपॉर्टेंट आप खुद छाट पाओगे, ठीक है ना। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या पढ़ना होता है, तो आपको जो कंटेंट पढ़ना है एनसीईआरटी का वो आपको पढ़ना होता है क्लास 6 के 8th तक। 6 से लेकर के 8th तक के टॉपिक्स होने चाहिए। नाम जो है आपको क्लास 6 से 8th तक का उठाना है, लेकिन जो उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, जो थ्योरी का लेवल होगा वो क्लास 10th तक होगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं? नाम तो होगा कि वो क्लास 6 और क्लास 8th का है, लेकिन जो सीटेड जो पैटर्न चेंज करके पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने का लेवल जो है वो 10th स्टैंडर्ड का रखा है। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपको पता है क्लास 8th में एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिसिटी, साइंस में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसमें बहुत बेसिक दिया हुआ है। लेकिन जो सीटेड क्वेश्चन पूछता है पेपर 2 में वो आपसे सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ और सारे टॉपिक्स पूछता है, तो वो लेवल जो है 10th का रखता है। तो ये ऐसे चैप्टर को आपको कहाँ से लेना है, जो टॉपिक पढ़ना है 10th। तो आपकी जो तैयारी रखनी है आपको बेसिक भी आना चाहिए और उसका एडवांस लेवल आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे तैयारी, तो आप ये जो प्लेलिस्ट है हमारी, एक टारगेट साइंस का है, एक टारगेट मैथ का है, ऊपर ही मिल जाएगा इस चैनल पे। उसको केवल फॉलो कर लो, आपको 99% चीजें वहीं से मिल जाएंगी। आपको कोई किताब भी नहीं देखनी होगी, क्या 6th स्टैंडर्ड है, क्या 10th स्टैंडर्ड है, किसी पे ध्यान भी नहीं देना होगा, ठीक है। और अगर मैं आपके सामने बात करूं, जैसे आपका साउंड चैप्टर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैंने ले रखे हैं। साउंड है, ये क्लास 6 के स्टैंडर्ड में है, लेकिन इसका जो लेवल पूछता है वो 9th से पूछता है, क्योंकि 9th में भी ये चैप्टर है। और लाइट चैप्टर हो गया आपका, और एसिड और बेस हो गया, ये क्लास 7th और 8th के टॉपिक हैं। ये आप देखेंगे एनसीईआरटी में 7th में भी देखने को मिलेगा और 8th में भी देखने को मिलेगा। वहीं जब आप देखेंगे तो ये 10th में भी देखने को मिलता है। तो जो क्वेश्चन पूछता है वो लेवल जो रखता है वो क्लास 10th का रखता है। तो आपको इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, मैंने पूरा ये सिलेबस को नहीं यहाँ डिस्कशन करने के लिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस लेवल पे पढ़ना है। क्लास 6 और 8th तक तो केवल आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, ठीक है ना, नाम बस का उतना रहेगा। लेवल जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से करोगे, ठीक है। और उसके बाद एक रामबाण बात अभी आपके सामने मैं और भी लेके आना हूँ कि ये सारे कंटेंट लेने कैसे हैं आपको, ठीक है ना। अगर मैथ में बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो आप डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ देख सकते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर देख सकते हैं, 2D 3D के शेप आते हैं वो वाले देख सकते हैं। आपका यूलर्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। अलजेब्रा हो जाता है, ये बनता है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखो कि इसके सॉल्यूशन आपको इतने लेवल पे नहीं करने होते। जैसे अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं, अलजेब्रा मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को भी देखा है, बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल भी ये आप गलती बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि सेटेट का पेपर अच्छे से क्लियर करना, तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। आपको ना अलजेब्रा हो गया, आपका यूलर्स फार्मूला हो गया, 2D 3D के शेप हो गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बाई ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इनको कैसे करेंगे, तो आपको मैंने वही रास्ता बताया कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को एक बार देखिए। आप मेरे सारे क्वेश्चन जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर ढूंढ करके पढ़ लीजिए, आप एलसीएम एचसीएफ का देख लीजिए। बिल्कुल अभी जो 7 जुलाई का था, मैंने एकदम सेकंडों में आंसर दिलवाया है आप लोगों को, तो उन चीज़ों को एक बार वहां से सीखिए। तो इन गलतियों से आप बचिए। देखिए आपके 100% मैं बता रहा हूँ, केवल मैथ और साइंस में अगर आप 55 नंबर ना ले आए तो आप जो कहेंगे वो मंजूर है।
लेकिन आप तरीके से पढ़िए तो आप लोग। और कुछ लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आने लगता है तो एक तरफ से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ी जा रहे हैं। नहीं, उसके लिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आपको जो एनसीईआरटी पढ़ना है ना, वो कैसे पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, पीवाईक्यूज के आधार पर एनसीईआरटी की थ्योरी को सॉल्व पढ़ना है। समझ रहे हो ना, दुनिया चलती है पहले थ्योरी पढ़ती है फिर क्वेश्चन करती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए और टू द पॉइंट आपको पढ़ने को मिले, तो सबसे पहले आप पीवाईक्यूज पढ़िए, उसके बाद उससे रिलेटेड थ्योरी को ढूंढिए। समझ गए ना। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, मान लो एसिड बेस का आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना, उसने पूछ लिया कि जो है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अब आपको ना, आपने क्वेश्चन देख लिया, अब आपको थ्योरी कैसे बनानी है, खुद की थ्योरी। एनसीईआरटी में जाएंगे, वहां पे देखेंगे नींबू का हो गया, कच्चे आम का हो गया, टमाटर का हो गया, मतलब कुछ वेजिटेबल्स के वो पढ़ लेने हैं आपको कि कौन सी एसिड पाई जाती है। तो इस तरीके से आपको एक शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी आपको बना लेनी है, जो कि मैं आप लोगों को यही पैटर्न फॉलो कराता हूँ। और मैं बता रहा हूँ 99% क्वेश्चन एकदम डिक्टो यही आ जाते हैं। जैसे आपसे एसिड बेस में पूछ लेगा हल्दी का क्या, उसमें इंडिकेटर में क्या, सूचकांक में क्या कलर आता है, एसिड में क्या, बेस में, ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यूज पहले पढ़ने हैं, उसके बाद थ्योरी बनानी है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और एक चीज का और ध्यान देना है, पीवाईक्यूज में भी सब नहीं पढ़ना है कि 2010 2011 से तो शुरू हुआ सीटेट 11-12 का, तब बहुत आसान आता था। आपको जो पीवाईक्यूज पढ़ने 2020 के बाद से पढ़ने हैं, क्योंकि 2020 में जब एक बार ऑनलाइन पेपर आया था, तब से सीटेट जो है क्वेश्चन पूछने का अपना लेवल चेंज कर दिया है। तो आपको उसके पैटर्न को जान करके उस पैटर्न को फॉलो करके पढ़ना है, ठीक है ना। अगर जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इन पैटर्न्स को फॉलो करके आप पढ़ाई करते हैं, यकीन मानिए मैथ और साइंस में, पहली बात तो आप टाइम को बहुत कम टाइम इस्तेमाल करेंगे आप। मैं बता रहा हूँ मैथ के 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप 10 मिनट में सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार क्लास देख करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में सर ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से साइंस का, तो मॉडर्न टाइम में आपको मॉडर्न स्ट्रेटजी को अपने फॉलो करना है और उसी तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है। ये इतनी टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। अगर किसी को लगता है कि इसके बाद भी उसका कुछ डाउट रह गया है कि सर अभी भी मुझे कुछ और दिक्कतें आती हैं पर अपने पेपर्स को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे पर्सनली बात करके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा कि आपको क्या वजह है आपके पेपर क्लियर ना होने की। ये जो सारे पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने कई बार खुद, मेरा जब भी सीटेट क्लियर करता हूँ मैथ और साइंस के पावर के बदौलत ही किया हूँ। मैथ और साइंस में हमेशा मेरे 50+ मार्क्स आते रहे हैं, तभी जाकर के ये पॉसिबल हो पाता है। एक दो बार ऐसा था जो 49 और आपके 48 तक आए थे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें जानना पड़ेगा सब। और एक चीज़ ये भी होता है, मैं ये भी बता दूं कि जब आप पेपर करो तो सबसे पहले आप मैथ और साइंस को सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उससे आपको टाइम मैनेज। चलो ये चीज़ें मैं आखिर में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आखिर में जब पेपर पास आएगा तब आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। बल्कि मैं 150 मिनट में एक पेपर सॉल्व करके भी आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आऊँगा, दिखाऊंगा, ताकि आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर पाओ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अभी से अपने नॉलेज में रखना है, उस पर वर्कआउट करना है, ताकि आपका जो पेपर हो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना जरूर, शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।